जानेंगे भगत सिंह की विचारधारा को, कि भगत सिंह कैसे इनका जन्म हुआ और इनके क्रांति का विचार क्या था, कैसे क्रांति करना चाहते थे। ठीक, तो हम पढ़ेंगे भगत सिंह को। ठीक, भगत सिंह, देखो भगत सिंह क्या थे, कैसे क्रांति के इनके अंदर विचार आए और कैसे क्रांति के, ठीक ना, कैसे लोगों के बीच आज के सबसे बड़े हीरो के रूप में जाने जाते हैं भगत सिंह, सबके दिलों पे राज करते हैं। ठीक, तो जानेंगे हम भगत सिंह की विचारधारा कहाँ से आई। देखो, दो युद्ध का वर्णन किया जाता है, वो युद्ध थे, उन्हीं से क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हुई। ठीक, अब देखो, एक तरफ थी कांग्रेस, ठीक, और एक तरफ कौन थे, क्रांतिकारी। देखो, दोनों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था ना। क्रांतिकारी चाहते थे कि अगर देश छोड़ के भाग रहे हो तो भागो, और नहीं तो उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे जैसे पाएंगे। और कांग्रेस क्या चाहती थी कि बात से अगर काम बन जाएगा तो बना लेंगे। ठीक, अब देखो ये क्रांतिकारी भावना आई कैसे भगत सिंह के। ऐसे तो नहीं है कि भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी हो गए, ठीक ना। अब देखो, इनका जन्म 28 सितंबर, पहले हम बता दें कि बैकग्राउंड, ठीक ना, कैसे भगत सिंह के और जो अन्य क्रांतिकारी थे उनके अंदर कैसे विचार आए। तो दो युद्ध हुए, एक युद्ध का वर्णन है 1896, एक इथियोपिया देश पड़ता है, इथियोपिया, ठीक ना। इथियोपिया एक अफ्रीका का देश है, ठीक, छोटा सा देश है। उसने क्या किया, 1896 में इटली को हरा दिया। किसको हरा दिया, इटली को। मतलब इथियोपिया जो देश है वो एक छोटा सा अफ्रीकी देश है। ठीक, अब इसने किसको हरा दिया, इटली को, जो आज भी जाना जाता है कि इटली एक महाशक्ति के रूप में है। ठीक ना, जाना जाता है कि ताकत में, हथियारों में, हर चीज में ज्यादा है। इस इथियोपिया देश ने इटली को हरा दिया। ठीक, और उसके बाद एक 1905 का वर्णन है। किसका, 1905। छोटा सा देश है कौन, जापान, एशिया का देश है, ठीक ना। कौन सा देश है, जापान। ठीक, जापान ने किसको हरा दिया, रूस को हरा दिया, जो आज सुपर पावर के रूप में है, सोवियत संघ जिसको कहते हैं ना। तो देखो, यहीं से विचारधारा बनी कि इथियोपिया जैसा छोटे से देश ने इटली को हरा दिया, और जापान जैसे छोटे से देश ने, भाई छोटे का मतलब क्षेत्रफल में छोटा है, रूस का क्षेत्रफल तो विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक, तो इसको जापान ने हरा दिया। इसी जगह से किसकी भावना उत्पन्न होती है, क्रांति की भावना उठती है। ठीक ना, अब यहीं से लोग सोचते हैं कि जब छोटे से देश ने, जिसके पास कम शक्ति, कम पावर है, वो बड़े से देश को हरा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं क्रांति। तो इसी के साथ भगत सिंह की क्रांति। इनका क्या था, देखो इन लोगों का था, जो इंग्लैंड के थे ना, भाई अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम अजेय हैं। क्या फार्मूला अपनाते थे, अजेयता का सिद्धांत, ठीक ना, कि हम अजेय हैं, मैं दुनिया पर राज करने के लिए आया हूं। तो हो सकता है कि दुनिया पर राज, इनका कहना था कि मेरा सूरज कभी डूबता नहीं, या मेरा सूरज कभी अस्त नहीं होता। क्यों कहते थे, क्योंकि इतने देशों में ये रिसोर्सेस अपना फैला चुके थे, ठीक ना। भाई जैसे अंग्रेजों का राज, आधे से ज्यादा पृथ्वी पर इन्हीं का राज था, ठीक ना। हर देश में क्या, हर देश को अपना गुलाम बनाए थे। तो वहां से कहते थे कि मेरा सूरज कभी नहीं डूबता। तो क्रांतिकारियों ने सोचा कि जब ऐसे देशों ने, छोटे से देश ने महाशक्तियों को हरा सकते हैं, तो ये भी इनका अजेयता का सिद्धांत भी खत्म होगा और ये हारेंगे भी। ठीक ना, यानी कि इनका कहना था कि हारेंगे, ठीक है, हारेंगे भी। तो यहीं से क्रांतिकारी भावना लेकर के भगत सिंह आते हैं। ठीक, जो भी पॉइंट नोट करने वाले हों आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक ना। और सीरियस रह करके पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, और अच्छा जीवन में कुछ करना है, ठीक ना। एक अच्छे इंसान बन करके रहना है। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है, ये सोच करके बैठिए कि मेहनत करना है, ठीक ना। अब किताबें जरूर पढ़िएगा, बिना किताब के कुछ होना नहीं है, ठीक ना। नोट कर लो जो नोट करने वाले पॉइंट हैं। जानेंगे भगत सिंह की विचारधारा को, जिनको दिल से सलाम करने का मन हर इंसान के अंदर यही आता है। जैसे ही भगत सिंह का नाम आता है,
लोगों के चेहरे पर आ जाता है कि मुझे भी क्या करना है, भगत सिंह जैसी क्रांति करना है, तब आपको बम लेकर के नहीं फोड़ना है। लेकिन इतना है, देखो गलत का विरोध खुल करके कीजिए, क्योंकि इतिहास किसका लिखा जाता है? जो भी मेहनत करेगा उसी का तो लिखा जाएगा। भाई अगर इतिहास आज भगत सिंह को पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य किया, ठीक ना। देखो भगत सिंह ने कहा था कि कभी वह दिन भी आएगा आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी अपना ही आसमां होगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ है। ये छोटा सा गांव पड़ता है बंगा, पंजाब के लायनपुर के बंगा नामक गांव में 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। ठीक, भगत सिंह के पिताजी जो थे सरदार किशन सिंह, इनके पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह, किशन सिंह। ठीक, और इनकी माता का नाम क्या था? विद्यावती कौर। ठीक, देखो सरदार किशन सिंह इनके पिताजी थे, लेकिन वो भी क्रांति की भावना से भरे थे, लोगों की मदद करते थे, ठीक ना। और उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम क्या था? भगत सिंह। अब देखो जैसे ही इन्होंने कहा, सोचा आजादी के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। ये बच्चे ही थे भाई, इनका जन्म, भगत सिंह का जन्म 1907 का है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को, तब ये बच्चे ही थे। इस युद्ध का इनका बहुत बड़ा असर पड़ा इनके दिमाग पर। देखो जो टीन एज होती है, मतलब ये जो इसको कहते हैं गोल्डन एज, जैसे ये होता है टीन ना, 13 से 19 तक, ये गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे को जैसा परवरिश पड़ेगी वैसा ही बच्चा बनेगा, ठीक ना। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में डाल दोगे तो शिक्षा के लिए अच्छा कार्य करेगा, ठीक। अगर अच्छा व्यवहारिक बनाओगे तो व्यवहारिक बनेगा, और अगर इसी में घूमने के लिए छोड़ दोगे तो घूमेगा और आज़ाद रहेगा, जो भी उसको करना होगा वो करेगा, ठीक ना। तो ये इस एज को कहते हैं गोल्डन एज, ठीक ना, गोल्डन एज होती है, ठीक। अब देखो भगत सिंह जैसे ही देखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस घटना का इनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ा। ये बचपन में जब छोटे थे तो अपनी माता से एक दिन पूछने लगे कि माँ हम गुलाम क्यों हैं? छोटा सा बच्चा है भगत सिंह, पूछे कि माँ मैं गुलाम क्यों हूँ, मतलब हमारा देश गुलाम क्यों है? तो उनकी माता ने कहा कि बेटा गुलाम हम इसलिए हैं क्योंकि जहांगीर जो राजा थे उनके यहाँ कुछ अंग्रेज आए और आने के बाद उनसे परमिशन मांगे कि सर मुझे फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो BEIC आई कंपनी, वो फैक्ट्री लगाने के लिए ही आई थी ना। धीरे धीरे व्यापार किए, व्यापार करने के बाद यहीं रहने लगे। रहते रहते क्या किए कि सभी लोगों को देखते देखते यहाँ इंडियन पर राज करने लगे। तो ये इनका असर, अभी माता से पूछ रहे हैं कि माता ये हम लोग गुलाम क्यों हैं? तो इनकी माता ने कहा कुछ लाख अंग्रेज करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि माता करोड़ तो लाखों से ज़्यादा होते हैं, अगर हम करोड़ हैं वो लाख हैं तो करोड़ ज़्यादा होते हैं। उन्होंने कहा करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज कर रहे हैं तो माता करोड़ तो ज़्यादा होते हैं, अगर वो लाख लोग हमारे ऊपर राज कर सकते हैं तो हम उनको भगा क्यों नहीं देते? उनके माता के पास कोई जवाब नहीं था। एक बचपन का किस्सा याद आ जाता है इन्हीं का। खेत गए थे अपने पिताजी के साथ और एक व्यक्ति और था उनके पिताजी के, वो मित्र थे। तो ये क्या किए, खेत में बंदूकें बोने लगे बचपन में ही। कहें क्या किया जाए? बंदूकें। तो पूछे इनके जो पिताजी के मित्र थे, उन्होंने पूछा बेटा भगत क्या बो रहे हो? तो कहें मैं बंदूकें बो रहा हूँ। तो इसमें गोली के फल लगेंगे। तो कहें गोली के फल खाएगा कौन? तो कहें अंग्रेज दुश्मन खाएंगे। मतलब वो बच्चा छोटा सा। और देखो एक चीज और है, इनके चाचा जो थे, भगत सिंह के चाचा
अजीत सिंह, ठीक ना, अजीत सिंह, वो भी एक क्रांतिकारी थे, ठीक ना, चाचा क्या थे, क्रांतिकारी, ठीक ना। तो अब इनके चाचा का भी असर इन पर पड़ा, भगत सिंह पर। फिर धीरे धीरे देखो क्या होता है, जैसा पता है नहीं कि जो गोल्डन एज होती है, जैसा आपको परवरिश मिलेगी, जैसा आपको माहौल मिलेगा, आप बनोगे वही, ठीक। उसके बाद अब जलियांवाला बाग में गए, छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, 12-13 साल की उम्र लगभग रही होगी। तो उसी समय स्कूल में पढ़ रहे थे और बोरी बिस्तर उठाए, वहीं से बैग टांगे और सीधा चले गए कहाँ, जलियांवाला बाग में। एक बोतल लिए, उसी में वहाँ की जो खून से लथपथ मिट्टी थी ना, वहीं उसको भर करके बोतल में ले आए। तो इनकी माता ने पूछा, जब लेट आए तो कहें कि भगत आज क्यों नहीं आए हैं। तो जब लेट आए तो पूछे कि आप गए कहाँ थे। तो कहें माता जी मैं जलियांवाला बाग गया था। तो कहें कि जलियांवाला बाग किसके साथ। तो फोटो निकालते हैं जेब से और फोटो निकाल के दिखा देते हैं, कहें करतार सिंह सराभा को लेकर के गए थे, ठीक। सोचो कितनी क्रांति और कितना इनके मन पे वो जलियांवाला बाग का असर पड़ा कि इन्होंने क्रांति की भावना इनके रग रग में बसती थी कि बस कुछ भी हो, मुझे अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। उसके बाद जैसे ही करतार सिंह सराभा कौन थे, इन्होंने, भगत सिंह ने कहा था अगर करतार सिंह सराभा की मौत एक भगत सिंह को तैयार कर सकती है तो शायद एक भगत सिंह की मौत हजारों भगत सिंह तैयार कर सकती है। फिर उसके बाद ये लोगों की एज जैसे जैसे धीरे धीरे बीतती गई तो एक असहयोग आंदोलन का नाम सुना है ना, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन में ये लोग भी शामिल हो गए। गांधी जी का फंडा था ना कि असहयोग करेंगे, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उनके स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, ठीक, उनके यहाँ वकालत नहीं करेंगे, उनके स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएंगे, यानी उनका हम सहयोग नहीं करेंगे। और सब लोगों ने एकजुट होकर के असहयोग आंदोलन किया, ठीक ना। लेकिन हुआ क्या कि सबसे बड़ी चीज तो असहयोग आंदोलन के दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। फिर देखो ये चीजें तो भगत सिंह भी कहते थे कि होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों के बीच से कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाते रहेंगे, क्योंकि आज़ादी का मतलब है किसी न किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद 5 फरवरी 1922 आता है, 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा की घटना का नाम सुने होंगे आप लोग। तो चौरी चौरा में क्या होता है भैया कि असहयोग आंदोलनकारी जो भीड़ थी उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिए, मतलब चारों तरफ से घेर लिए, उन लोगों ने इन लोगों पर फायरिंग की तो 2-3 क्रांतिकारी को मार दिए थे। भीड़ गुस्साई और गुस्सा करके वापस दौड़ा ली। तो पुलिस लोग के जो सिपाही लोग थे उन्होंने गेट बंद करके अंदर चले गए। तो 22 लोगों को क्या किया, बाहर से आग लगा करके जला दिए। और इससे महात्मा गांधी बहुत आघात हुए। महात्मा गांधी का फंडा क्या था, अहिंसा, मतलब हिंसा न होनी चाहिए। और इस आंदोलन में क्या हो गई, हिंसा हो गई। तो असहयोग आंदोलन को क्या किए, स्थगित कर दिए। और उसी जगह से भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी लोग रास्ता अपना अलग मोड़ लिए। और उसके बाद 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है, वो भी कांग्रेस का ही टूटा हुआ रूप है। जब स्वराज पार्टी बन जाती है तो भगत सिंह लोगों को लगता है ये तो वही चीज है, केवल उसका थोड़ा सा पार्ट अलग हो गया। भाई स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास लोगों ने बनाया था, कहे मुझे पार्टी नहीं अच्छी लगती। फिर उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, लाहौर के नेशनल कॉलेज। हर बार बताते हैं ना, यही सुना जाता है, लाहौर का नेशनल कॉलेज बहुत बेहतरीन कॉलेज था। और ये किसकी देन थी, लाला लाजपत राय का कॉलेज था, बहुत बेहतरीन कॉलेज था। यहाँ से पढ़ करके बहुत सारे क्रांतिकारी लोग निकले वहाँ से पढ़ करके। तो भगत सिंह भी वहाँ पढ़ रहे थे। भगत सिंह की मित्रता हुई सुखदेव और उसके बाद राजगुरु और उसके बाद बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी लोगों से मिले। और मिलने के बाद एक पार्टी का गठन होता है, कहाँ पे, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनती है कानपुर में। सचिन नाथ सान्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोगों ने कहा कि अब हम एक क्रांति की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्रांति करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पैसे की कमी थी। कांग्रेस के पास बहुत पैसा था। कांग्रेस के पास पैसा क्यों था, क्योंकि कांग्रेस को पैसा, जितने अमीर आदमी हैं कांग्रेस को दान देते थे। लेकिन
क्रांतिकारियों को दान क्यों नहीं देते थे लोग, बताओ क्यों नहीं देते थे लोग? क्योंकि ये सोचते थे अंग्रेजों के एंटी होकर के काम करेंगे और उसके बाद इनको तो पकड़ेंगे ही, अब बाद में हम लोगों को भी पकड़ा जाएगा, इसलिए कोई मदद नहीं करना चाहता था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो कानपुर में हो जाती है 3 अक्टूबर 1924 को, लेकिन पैसे की कमी होती है। जब पैसे की कमी होती है तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि अमीर घर के लड़के हैं उठा करके ले आएंगे। ठीक, जो भी पॉइंट नोट करने वाले हो नोट कर लीजिए। तो HRA संस्था बनती है, ठीक ना, ये कब बनती है? 3 अक्टूबर 1924 को, ठीक ना। HRA बनती है, इसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बनती है? 3 अक्टूबर 1924 को। कहाँ बनती है? कानपुर में बनाई जाती है एक संस्था जिसका नाम रखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कौन करते हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल थे, ठीक ना, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक। और इसी में कौन रहते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, नाम सुनकर के लगता होगा ना हिंदू नाम ना मुस्लिम नाम ना, राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने यूनिटी दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए ही ऐसा नाम रखा था। अब ये पार्टी तो बन जाती है भाई, पार्टी बन जाती है, क्रांतिकारी लोग शामिल हो जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो जाते हैं इसी में। तो कहते हैं कि पार्टी तो बन गई भैया, पैसा कैसे आए इसमें? तो पैसे के लिए कहें ऐसा करो कि अंग्रेजों से छीना जाएगा। कुछ दिन राम प्रसाद बिस्मिल जो है लखनऊ से सहारनपुर वाले रूट में देखने लगते हैं कि कौन क्या ले जा रहा है। तो एक बार देखें कि उसमें गार्ड टाइप के लोग लगे हैं और उसको ताला वाला बंद करके बढ़िया सा बॉक्स को बंद किए हैं, उसके बाद गार्ड लगे। जब पता किए तो कहा इसमें सरकारी खजाना अंग्रेजों का जाता है। क्या अंग्रेजों का धन था? वो तो हिंदुस्तान का धन था, हमारा लोगों का धन था, और नाम क्या दिए? सरकारी खजाना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल और उसके बाद जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, ठीक ना, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक, और चंद्रशेखर आजाद, सभी लोगों ने मिल करके कहें कि ऐसा करो, प्लान बनाओ और इसको लूटना है। और लूटने का स्थान कहाँ रखें? काकोरी कांड। इसी को कांड नाम दिए हैं, जबकि ऐसा गलत कुछ भी नहीं था। 9 अगस्त 1925 को इसको नाम दिया जाता है काकोरी। काकोरी षड्यंत्र भी कहते हैं, ठीक। अब देखो काकोरी षड्यंत्र क्यों कहा? अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा दिया था कि काकोरी कांड के नाम से, ठीक ना। अब देखो सहारनपुर से ट्रेन चलती है, मान लो कि ये सहारनपुर का रेलवे स्टेशन है, ये सहारनपुर है ना, यहाँ क्या है? लखनऊ है। तो अब सहारनपुर से जाएगी ट्रेन लखनऊ और इसके बीच में पड़ता है क्या? काकोरी रेलवे स्टेशन। चैन खींच लेते हैं, ठीक, चैन खींच के ट्रेन को क्या करते हैं? रोक देते हैं, कहें ट्रेन, और उसके बाद जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं सभी डिब्बों में सवार हो जाते हैं। जो भी गार्ड रहते हैं उनको मार देते हैं। सरकारी खजाना चंद्रशेखर आजाद ने ही हथौड़ा मारा था उसका ताला तोड़ने के लिए, ठीक ना। पैसे लेकर के सभी लोग आ गए कहाँ पे? जहां पर HRA बनाए थे। सभी लोग अपना गुट इकट्ठा होकर के बात कर रहे हैं कि अंग्रेज आज गोल गोल घूम रहे होंगे और पता करने में लगे होंगे। तो वहां भी किसी एक मुखबिर ने बता दिया था, अब चाहे उनका साथी रहा हो, किसी ने, देखो हिंदुस्तान के लोगों की एक ही सबसे बड़ी कमी थी भाई, जैसे कोई चीज है हम देश के लिए कर रहे हैं ना, उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन जैसे थे ना कुछ तलवे चाटने वाले लोग होते हैं ना, वो मुखबिरी कर देते हैं कि कुछ धन मिल जाएगा मुझे। इंडियन के साथ, भारतीय लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मतलब माँ भारती के साथ तो क्या कर रहे हैं? गद्दारी कर रहे हैं। तो अब देखना क्या हुआ कि ट्रेन तो लूट लिए, पैसा मिल गया, आ गए। अब वहां पता लगा कि इतने लोग थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल को सबसे पहले इनको पकड़ने की कहें, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे उसमें। देखो एक ही क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको अंग्रेज कभी नहीं पकड़ पाए, वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने कहा, जब उनको नाम पूछा गया तो कहे नाम मेरा आजाद है, घर पूछे तो कहें जेल है। 1920 के सहयोग आंदोलन से उनके बाद उन्होंने सोच लिया कि मैं इन फिरंगी के हाथ कभी नहीं लगूंगा और मुझे देश की आज़ादी के लिए पूरा प्रयास करना है। अब यहाँ क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं कितने लोग? 29 क्रांतिकारी पकड़ते हैं, लेकिन जाते हैं लूटने कम, 10 लोग जाते हैं, 8-10 लोग।
लेकिन पकड़ते कितने हैं? 29। कहते किस में पकड़ रहे हैं, किस कारण? तो कहें रोल एक्ट के कारण पकड़ रहे हैं। काला कानून था ना, न पूछना है ना कुछ नहीं, सीधा जेल में ले चलना है। अब पकड़ते पकड़ते सभी क्रांति, देखो अब 29 क्रांतिकारी तो पकड़े गए। भगत सिंह क्या किए? भगत सिंह की उम्र बहुत कम थी ना, तो भगत सिंह ने काफी बार प्लान बनाया कि ऐसा करें कि राम प्रसाद बिस्मिल को क्या किया जाए, छुड़वा लिया जाए, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद 27 आ जाता है, ठीक ना। 1927 में जो 4 देखो 17 जो थे उनको लंबा कारावास दे दिए। लंबा कारावास का मतलब 10 साल 15 साल की जेल कर दिए, ठीक। इनको लंबा कारावास दे दिए, लंबा कारावास, ठीक ना, लंबा कारावास दे दिए। फिर उसके बाद 4 लोग जो आते हैं ना उनको दे दिए आजीवन कारावास, मतलब आप आजीवन जेल में ही रहोगे, आजीवन कारावास दे दिए, मतलब पूरा समय जेल में ही काटो। फिर उसके बाद जो 4 और क्रांतिकारी थे इनको कहें कि आप चले जाओ कहाँ, इनको भेज दिए सेलुलर जेल। आज भी फेमस है, काला पानी कहते हैं, लोग आज घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए। वहाँ का माहौल ऐसा था कि अगर वहाँ उस जेल में कोई भी 2 4 6 महीने साल भर रुक गया तो 100% किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था बटुकेश्वर दत्त के साथ। जब वो जेल में लंबा रुक गए तो क्या हुआ, टीबी की बीमारी लग गई। तो अब 4 को कहाँ भेज दिए? सेलुलर जेल, सेलुलर जेल भेज दिए। अब काला पानी का था, काला पानी इसी को कहते हैं सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार में है, ठीक ना। चारों तरफ से पानी जल भरा होता है, उसके बीच की जेल बनी है। वहाँ क्या है, सर्दी सीलन रहती है तो बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं लोग। अब देखो, और उसके बाद 17 ये हो गए, 4 21 4 25। अब बच गए 4 लोग ना जो बेहतरीन लीडर थे, जो देश के इतिहास बदल देते। अगर सच कहे ना, भगत सिंह ने यही कहा था, अगर वास्तव में 23 साल का नौजवान, सोचो 23 साल की उम्र में फांसी लग गई थी, लेकिन फिर भी इतना जुनून उनके अंदर था। उन्होंने ही कहा था अगर कांग्रेस के अनुसार आज़ादी मिलेगी तो सिर्फ पावर का ट्रांसफर होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, भारतीय वैसे ही बैठेंगे सीटों पर, वैसे ही जमेंगे, शोषण वैसा ही होता रहेगा, ठीक। अब देखो जो 4 क्रांतिकारी बच गए उनमें से 4 क्रांतिकारी कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक ना, राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद कौन थे? रोशन सिंह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। उसके बाद अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां संभवतः पहले मुस्लिम हैं जिन्हें फांसी की सजा मिली थी, सबसे पहले यही क्रांतिकारी। और इन लोगों को कब फांसी दी गई? 1927 में। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को इन लोगों को क्या दे दी गई? फांसी। अब एचआरए का क्या हो गया? खात्मा हो गया। मतलब एचआरए क्या बनी, और उसके बाद काकोरी कांड में सभी लोगों को पकड़ा, लंबा कारावास दे दिए 17 लोगों को, 4 लोगों को आजीवन कारावास, 4 लोगों को सेलुलर भेज दिए, काला पानी। अब बच्चे 4 क्रांतिकारी बेहतरीन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। इनको क्या किए? फांसी की सजा दे दिए। मतलब जो क्रांतिकारी भावना थी, एक क्रांतिकारी ही पूरे देश को बदल सकता। सोचो ये 29 बेहतरीन दिमाग थे, लेकिन इनको सबको खत्म कर दिया गया, ठीक। उसके बाद एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। लेकिन भगत सिंह ने कहा था कि वो मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं मार सकते। आज भी तो भगत सिंह के विचार फेमस हैं। उन्होंने क्या कहा था? कभी वह दिन भी आएगा आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा, ठीक। अब देखो इसके बाद 19 दिसंबर 1927 को क्या हुई? फांसी हो गई। तो देखो जो हमारे यहाँ के बेहतरीन लीडर थे उनको तो फांसी दे दिए ना। अब देखो 1927 का साल था, एक गली में बम विस्फोट हुआ था। दशहरा का टाइम था, गली में एक बम विस्फोट हुआ था और उसमें शक के आधार पर किसको गिरफ्तार कर लिए? भगत सिंह को। 1927 का साल था, 4 जुलाई 1927 को भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी होती है, क्योंकि 1907 का जन्म है, अब 20 साल के हो गए। तो 18 के पहले क्या होता था कि छोड़ देते थे, 17-16 साल में केस नहीं चलता था। तो अब जैसे ही 20 साल के हो गए
तो पहली बार गिरफ्तार हुए, वो भी किसके आधार पर? शक के आधार पर। मतलब इनको कंफर्म नहीं था, केवल शक के आधार पर इनको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। दशहरा का टाइम था, उसी मेला दूसरी जगह लगा था, किसी गली में बम विस्फोट हुआ। कहा कोई नहीं, ये काम कौन कर सकते हैं? भगत सिंह कर सकते हैं। तो इनको गिरफ्तार किए, और जो गिरफ्तार किया गया 1927 को, तब जो गिरफ्तार करने के वक्त अधिकारी थे डीएसपी, कौन थे? डीएसपी, ठीक ना, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनको सीओ कहते हैं ना, क्षेत्राधिकारी होते हैं। अब ये कौन थे? क्राइम ब्रांच थे, क्राइम ब्रांच लाहौर, ये अधिकारी थे उस समय, डीएसपी थे ना, क्राइम ब्रांच लाहौर। कुछ दिन बाद जब केस नहीं हो पाया, केस का मतलब भाई जैसे होता है ना कि केस प्रूफ भी तो होना चाहिए, एविडेंस साक्ष्य भी तो होने चाहिए, तभी तो हम करेंगे किसी के ऊपर। तो कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, ये पता ही नहीं लग पाया कि ये केस जो ये था कांड ये किसने किया, बम किसने फोड़ा। फिर इनका कुछ दिन बाद इनकी रिहाई हो जाती है, भगत सिंह छूट जाते हैं, ठीक ना। और जब छूट जाते हैं तो उसके बाद बीच में देखो भगत सिंह ने एक सभा भी बनाई थी, एनबीएस। क्या बनाया था? एनबीएस, नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने कहा कि मैं इसका सचिव हूं और अब कार्य आगे को बढ़ाया जाए, नवयुवकों को जोड़ा जाए, और जो क्रांति से ओतप्रोत हो उन्हीं को जोड़ा जाएगा। अब बेहतरीन दिमाग, ठीक। देखो शोक तो होता है, कुछ दुख तो होता है, क्योंकि भाई राम प्रसाद बिस्मिल जैसे साथियों को जो साथ रहते थे उनको खोना पड़ा, ठीक, दुख हुआ। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि ऐसे शोक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम में से कितने को शहादत देनी पड़ेगी। उसके कुछ दिन बाद क्या किए? नौजवान भारत सभा का गठन किए। कब किए? 1926 में नौजवान भारत सभा, एनबीएस बना लिए पंजाब में, ठीक ना। इसके सचिव बन गए, कार्यक्रम आगे बढ़ाना चालू कर दिए कि कार्य करना, ठीक ना। उसके कुछ दिन बाद बताए ही हैं कि इनको 4 जुलाई 1927 को पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी गली पे एक दशहरा का मेला था, उसी के समय में बम विस्फोट हुआ रास्ते में, और शक के आधार पर कि भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिए। केस जो था उसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, इस वजह से इनको रिहा कर दिए कुछ दिन बाद, ठीक। उसके बाद भगत सिंह कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, नौजवान भारत सभा तो काम कर ही रहा है पंजाब में, मुझे जाना पड़ेगा कहाँ? दिल्ली गए, और चंद्रशेखर आजाद बताए थे ना कि जो काकोरी कांड हुआ था, उसके बाद भाग करके चले गए थे उड़ीसा के जंगलों में, रहे कुछ दिन, और वहां की बाद फिर झांसी लौट आए, और झांसी के बाद फिर कहाँ चले गए? दिल्ली में। चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए थे। उन्होंने कहा कि मुझे जिंदा कभी फिरंगी अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक। अब देखो नौजवान भारत सभा का गठन किए, उसके बाद 4 जुलाई 1927 को गिरफ्तारी हुई। जो उस समय डीएसपी थे क्राइम ब्रांच लाहौर के, ठीक, इनके अंडर में रहे, और रहने के बाद जब कोई साक्ष्य नहीं मिला, कुछ दिन बाद प्रूफ ही नहीं कर पाए कोई कि ये भगत सिंह ने कार्य किया है, उसके बाद थोड़े दिन बाद इनको रिहा कर देते हैं। रिहा करने के बाद भगत सिंह चले जाते हैं दिल्ली, ठीक। वहां चंद्रशेखर आजाद से मिल करके एक नई पार्टी बनाते हैं। जो भी पॉइंट नोट करने वाले हों आप लोग नोट कर लीजिए। भगत सिंह ने कहा था, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों थे, अगर इसके लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। उन्होंने कहा कि जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे से तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अब देखिए ये भगत सिंह जाते हैं कहां पे? दिल्ली किससे मिलते हैं? आजाद से, जो बेहतरीन क्रांतिकारी आजाद थे। मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, मुझे जिंदा अंग्रेज नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक। तो अब देखना इसके बाद क्या हुआ। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोगों ने मिल करके कहा, जो HRA पार्टी थी ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काकोरी कांड के बाद जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे, उस पार्टी को नए तरीके से हम लोग बनाते हैं फिर से। तो ये लोग एकत्रित होते हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज
शाह कोटला, है ना, ये मैदान है, फिरोज शाह कोटला मैदान। इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। कौन सा मैदान? अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से ना। ये कहाँ पे है? दिल्ली में। तो भगत सिंह ने कहा इस संस्था का नाम थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया जाएगा, इसमें समाजवाद नहीं था और समाजवाद को जोड़ना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था ना वो मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकते हैं। फिर आजाद से मिले भगत सिंह दिल्ली में, सजेशन दिए, मतलब दोनों लोग मिल करके कहें उस नाम पार्टी का नाम चेंज करते हैं। और 1928 का साल था। कौन सा साल? 1928 का साल था। उसका नाम रखें HSRA। क्या नाम रख दिए? HSRA। अब HSRA का मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो ये जो सोशलिस्ट शब्द है ना, इसका मतलब है समाजवाद। भगत सिंह दिल से चाहते थे कि समाजवाद का मतलब सभी को बराबर रहने कमाने खाने का अवसर मिले, सभी को रोजगार मिले और किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो और यहाँ पर सबका पूर्ण अधिकार हो। कहने का मतलब स्वतंत्र लाइफ हम लोग जिए। ठीक, भगत सिंह एक बहुत बेहतरीन क्रांतिकारी थे। अगर वो लंबे टिक जाते तो आज देश की तस्वीर ही कुछ और होती। उन्होंने कहा था अगर कांग्रेस के अनुसार या महात्मा गांधी के अनुसार आज़ादी मिलेगी तो सिर्फ पावर का ट्रांसफर होगा। कल अंग्रेज राज कर रहे थे, आज हमारे हिंदुस्तान राज करेंगे। शोषण की प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसे आज है, बेरोजगारी वैसे ही रहेगी जैसे आज है, भुखमरी भी वैसी होगी जैसे आज है। ठीक, अब देखो ये संस्था तो बना लेते हैं, ठीक, अब संस्था में पैसे की जरूरत पड़ती है, पंपलेट छापना है या कोई भी कार्य करना है, ठीक ना। HRA तो बना लिए, इसमें काफी जितने भी बेहतरीन क्रांतिकारी हैं सब लोग आ गए। भाई जितने होते हैं ना जिनको क्रांति करना है, भगत सिंह ने क्या कहा था? क्रांति किससे आएगी? इंकलाब जिंदाबाद से ना। अब देखो ये HSRA तो बना लिए भैया, कहा कि HSRA बन गया, नौजवान लोग भी उसमें जुड़ गए, लेकिन समस्या यह है कि पैसा फंड कहां से इकट्ठा हो। अब इसी के समय में देखो साइमन कमीशन भी आता है ना, साइमन कमीशन। अब देखो देखते रहना, जो भी समस्याएं लगे पूछ लेना, ठीक। अब देखो 8 नवंबर 1927 का साल था। कौन सा साल? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। कहां पे गठन होता है? ब्रिटेन में। अंग्रेज गठन करते हैं और उसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य होंगे, ठीक। और 7 कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। 7 के 7 अंग्रेज सदस्य होंगे। वो रिपोर्ट बनाएंगे, किसकी? भारतीयों की। अरे भाई भारतीयों की रिपोर्ट जब वो हंटर कमीशन बना था जलियांवाले बाग हत्याकांड में, तो उसमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य? 8। और 8 में 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। फिर भी रिपोर्ट गलत बनी। भाई 1000 लोगों को मारे थे जलियांवाले बाग हत्याकांड में, 1000 के ऊपर लोगों को मारे थे, 1650 राउंड फायरिंग हुई थी और रिपोर्ट मात्र कितनी दिखाए कि 300 कुछ लोग मात्र मरे हैं। तो भाई तब भी तो गलत रिपोर्ट थी। अब सोचो साइमन कमीशन बन करके आ रहा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में भेजा जा रहा, और रिपोर्ट किसकी बनाएगा? भारतीयों की बनाएगा। तो क्यों रिपोर्ट वो सही बनाएगा? इसी का विरोध हो रहा था। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ जाता है। कब आता है? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन, ठीक, कहाँ जाता है? भारत। साइमन कमीशन बनता कब है? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। और साइमन कमीशन भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। तो यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि एकजुट होकर के हम क्या करेंगे? गो बैक कमीशन के नारे लगाएंगे, इसको वापस करेंगे कि जहां देश है वहीं अपना लौट जाओ। तब फिर इन लोगों ने क्या किया कि जब दिल्ली में विरोध हो रहा, मुंबई में विरोध हो रहा, तो लाला लाजपत राय का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। 28 जनवरी 1865 का जन्म है लाला लाजपत राय, जो गरम दल के क्रांतिकारी थे। उन्होंने भगत सिंह को कहा, बुलाया, कहें बेटा मैं कुछ कहना चाहूँ आपसे तो मेरी बात मानोगे? भगत सिंह ने कहा
लाला लाजपत राय जी से कि आपको हमेशा मैंने पिता तुल्य माना है, आप आदेश तो करिए। कहें जैसे ही सब जगह साइमन कमीशन का सभी जगह भारत में विरोध हो रहा, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ आप लोग भी शामिल हो, लेकिन कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई मारकाट लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो भगत सिंह ने कहा ठीक है, आपकी बात मान करके लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। जितने भी इंडियंस होते हैं वहां पर क्या साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को, ठीक ना। लाहौर में विरोध करते हैं, तो विरोध करने में पुलिस ने लाठीचार्ज करा दी। जो आदेश दिया था स्कॉट ने कहा था, स्कॉट एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा था, और सैंडर्स ने भी लाठीचार्ज की थी, उसी में सैंडर्स हत्याकांड कहते हैं ना। अब देखो सैंडर्स ने उन पर लाठीचार्ज कर दी तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं, सिर पर बहुत ज़्यादा चोटें पड़ती हैं, लाठियाँ जब पड़ती हैं तो सर में ब्लीडिंग होती है, और कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है? 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह ने कहा किसी को कोई फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो। कांग्रेस के लीडर भी थे, कांग्रेस के जो अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय भी उसके अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में शामिल रहे हैं। जब गरम नरम दल अलग हुए हैं तब लाला लाजपत राय अलग हुए हैं, ठीक। कहीं इतने बड़े देश के लीडर को लाठियों से पीट पीट करके मार डाला, और कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला कि क्यों इतने बड़े लीडर को मारा। भगत सिंह ने कहा फर्क पड़े ना पड़े लेकिन सैंडर्स को उड़ा देंगे। स्कॉट को मारने, कहें स्कॉट ने आदेश दिया था इसी को मारना है। प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद देखो इनके साथ जाते कौन है? राजगुरु, सुखदेव, और उसके बाद जयगोपाल होते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक। साइकिल बिगड़ने की एक्टिंग करते हैं, मतलब साइकिल की चैन उतार करके, और उसके बाद आजाद पेड़ के पास खड़े होकर के बताते हैं कि एस्कॉर्ट निकलने वाला है अभी। तो एस्कॉर्ट की जगह पर निकला कौन? सैंडर्स। और सैंडर्स निकला तो आजाद ने इशारा कर दिया कि सैंडर्स आ रहा। भगत सिंह ने आकर के सामने से गोली मार दी उनको, 3-4 गोलियां मारी, वो अधिकारी उसी जगह लुढ़क गया। अब आजाद ने कवर दे दिया। कवर देने का मतलब ये होता है कि उनको बचाने के, मतलब उनकी सुरक्षा किए, सब लोग सुरक्षित रहें। लेकिन उसी जगह पे किसी चश्मदीद कोई व्यक्ति ने किसको देख लिया था कि कोई सिख लड़का है। भगत सिंह को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन लड़का सिख है। तो भगत सिंह ही पगड़ी बांधे रहते थे, दाढ़ी थी और पगड़ी बांध के रहते थे, भाई सिख थे। तो इनकी जब पहचान हो गई तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भगत सिंह को यहाँ से निकालना है। निकालने के बाद क्या किए कि इनका पूरा गेटअप चेंज करवा दिया, दाढ़ी बनवा करके। और आज भी आप लोग देखेंगे जो भगत सिंह बहुत हैंडसम दिखते हैं, जिसमें एकदम नौजवान, ठीक, बढ़िया सा कोट पहन करके, टोपी देखे होंगे, तिरछी सी टोपी है ना, वही फोटो उसी जगह का है। एकदम से कोट टाई बेल्ट बढ़िया पहन करके। और किसकी सहायता से जाते हैं? दुर्गा भाभी की सहायता से। दुर्गा भाभी कौन थी? भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। देखो भगत सिंह के साथ एक उनके जो मित्र रहते थे, तो उन्होंने कहा भगत सिंह के पास जीवन में 2 चीजें हमेशा रहती थी। एक, वो किताबों से बहुत लगाव रखते थे, किताब रहती थी, और जीवन को सुरक्षित करना है तो पिस्टल रखते थे अपने पास। 2 चीजें उनके पास हमेशा रहती थी। जब मतलब वो कहीं गायब रहते थे तो ये 2 चीजें अपने पास रखते थे, ठीक। अब भगत सिंह को कहाँ भेज दिए? लाहौर से कोलकाता भेज दिए। लेकिन भाई जो क्रांति है, क्रांति की भावना है, भगत सिंह ने क्या कहा था? वो मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं, ठीक। तो वहां से चले गए कहाँ? लाहौर से कोलकाता। कोलकाता कुछ दिन रहे, लेकिन फिर सोचे कि कुछ ना कुछ क्रांति करना है। उसके बाद नोट कर लीजिए, नोट करने वाले पॉइंट। भगत सिंह तो चले जाते हैं लाहौर से कहाँ? कोलकाता, है ना। लेकिन मन में बेचैनी है कि मेरे दोस्त साथियों की जान चली गई है। भाई काकोरी कांड में कितने लोग गए, उसके बाद ठीक ना, नौजवानों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बैठ करके काम नहीं चलेगा। देखो अप्रैल का समय था, 1929 का साल था, ठीक ना। 2 बिल पेश होने वाले थे, 8 अप्रैल
1929। डेट क्या थी? भगत सिंह कोलकाता से वापस कहाँ जाते हैं? दिल्ली। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फोड़ना था। तो देखो, जैसे कोई भी प्लान करना है, अब ये बम फोड़ने का तरीका कहाँ से सीखें? तो एक फ्रांस का एक व्यक्ति था अराजकतावादी, ठीक ना, एक कोई संस्था थी, उस लोगों ने, जितने लोग वहाँ भी थे उन लोगों ने क्या किया, अपने असेंबली में बम फोड़ा था। तो वहीं से भगत सिंह उनकी किताब पढ़ रहे थे, तो उन्हीं से कहा, मतलब उनकी किताब से सीखे, तो कहें हम भी बम फोड़ेंगे और अंग्रेजों को ये बिल पास होने नहीं देंगे। 2 बिल थे, एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, है ना, और दूसरे का नाम था ट्रेड, है ना, डिस्प्यूट बिल। ठीक, अब देखो दोनों बिल का मतलब क्या था? न इसमें कोई पब्लिक की सुरक्षा थी और न इसमें कोई ट्रेड का डिस्प्यूट था। भगत सिंह जानते थे अगर ये 2 बिल पास हो गए, एक का मकसद ये था कि क्रांतिकारी की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना, है ना, जो भी क्रांतिकारी हैं ऐसा नियम बनाओ कि आवाज ही ना उठा पाए, और दूसरे का मतलब था मजदूरों के हड़ताल करने के हक को छीन लेना, खत्म कर देना, कि मतलब मजदूर अपने हक के लिए आवाज ना उठा पाए। भगत सिंह जान गए थे अगर ये बिल दोनों पास हो गए तो हम लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे अंग्रेज। तो इन्होंने कहा, आजाद इनके पक्ष में नहीं थे, कहें कि आप बम नहीं फोड़ोगे। बम फोड़ने का किसको दिया गया था? बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव। भगत सिंह राजगुरु जो सुखदेव है ना, तीसरा नाम जो है सुखदेव। और भगत सिंह उस समय यूएसएसआर जाना चाहते थे, सोवियत संघ जिसे रूस कहते हैं, लेकिन फिर कुछ प्लानिंग ऐसा बना तो भगत सिंह ने कहा कि असेंबली में बम कौन फोड़ेगा? तो भगत सिंह ने कहा मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी दलील दूंगा, मतलब जो अंग्रेज अधिकारी जो जज होगा वहां जब पूछा जाएगा तो मैं सारी बातों का जवाब दे सकता हूं। और जो भाई पैसे की कमी थी ना, तभी तो ये लोग क्या किए थे, काकोरी कांड, इसीलिए तो काकोरी की घटना हुई थी। तो इन लोगों ने कहा कि बिल तो हम चलो पास नहीं होने देंगे। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ले लिए बम और असेंबली में गए, बैठ गए जा करके। और वहां पर जब असेंबली में विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े महान लोग क्रांतिकारी भारतीय भी थे, तो इनका मेन मकसद था भगत सिंह का कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। किसके पास? अंग्रेजों तक, कि अपनी आवाज। तो जब देखे खाली जगह जो थी ना, बम उसी जगह पे बम फोड़े। कौन साथ गया था? बटुकेश्वर दत्त, ठीक ना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन लोगों ने देखा कि असेंबली में बम फोड़ना है तो जाकर के बम फोड़ दिए। धुआं बहुत तेज एक्सपोजर हुआ, मतलब तेज धमाका हुआ, और जो धुआं उठा, मौका था चाहते तो भाग जाते, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं गिरफ्तारी दूंगा और मैं अपनी आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाऊंगा। मैं मर करके यह दिखाना चाहता हूं कि जैसे हम लोग मर सकते हैं तो आम जनता ही भी मरना सीख ले। भगत सिंह बहुत अच्छी फैमिली से थे, बहुत खाते पीते खानदान से थे, बहुत नॉर्मल आदमी नहीं थे, बहुत गरीब घर से थे, फिर भी उन्होंने देश के लिए क्रांति की। तो उनका कहना था कि जब मैं मर सकता हूं देश के लिए तो आम जनता भी मरना सीख ले। इनकी गिरफ्तारी हो गई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, ठीक ना। मतलब जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो इनकी, तो जो सारी बातें ये करना चाहते थे बातें करते थे, और बात करने के बाद सारी बातें इनके पर्चा में छप करके जो भी वहां के पत्रकार थे, ठीक ना, आज के जैसे पत्रकार नहीं कि जो भी मन में आया छाप दिए, राम गाथा गाया फिरा करते दूसरे की ना। तब के पत्रकार अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे, वो लोग जो भगत सिंह चाहते थे वही छापते थे ना। भगत सिंह की भाषा फ्री में, जो भगत सिंह चाह रहे थे ना कि ये काम हो जाए, उनका फ्री में पूरा प्रचार होता चला गया। हर जगह HSRA का नाम चल रहा था, भगत सिंह का और बटुकेश्वर दत्त का। उसके बाद लंबा समय तक इन लोगों को जेल की सजा हुई। उसी जेल में क्या है कि किताबें नहीं पढ़ने को मिलता था, क्रांतिकारियों को पेपर नहीं पढ़ने मिलता था, और खाना भी बहुत बेकार देते थे। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं भूख हड़ताल जब तक करूंगा जब तक कि इन चीजों में सुधार नहीं हो जाता है। 64 दिन की भूख हड़ताल की थी। सोचो, आज एक दिन भूखा रहना पड़ जाए तो दिक्कत है, अपने लिए नहीं देश के लिए, कि ताकि हमारे देश को जल्दी से आजादी मिल जाए, ठीक ना। तो भगत सिंह ने 64 दिन की भूख हड़ताल की, और 64वें दिन जो लास्ट दिन था ना, जतिन दास की मौत हो गई थी, जतिन दास की, ठीक। लास्ट दिन 64वें दिन मौत होती है।
फिर अंग्रेज अधिकारी इनकी बात मान लेते हैं, इनको किताबें पढ़ने को मिलती। और जो इनके वकील थे ना, एक दिन आसफ अली वकील हैं, एक दिन मिलने गए तो भगत सिंह अलग सेल में थे, बटुकेश्वर दत्त अलग सेल में थे। तो मिलने गए तो बटुकेश्वर दत्त से पूछे कि आपने तो बम नहीं फोड़ा था, बम तो केवल भगत सिंह ने फोड़ा था, फिर आपने क्यों कहा कि मैंने भी बम फोड़ा है? तो कहें आसफ अली जी, आप बेशक कितने भी पैरवी कर लीजिए, लेकिन मुझे पता था कि ये केस लंबा होगा और इनको भगत सिंह को जेल ज़्यादा दिन की होगी। तो ऐसी कंडीशन में मैं अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकता था, इसलिए मैं जेल में। तो सोचो कि एक दोस्त के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिए भगत सिंह लोग। तो देखो, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने किया तो उनसे हमको सीख लेनी चाहिए, उनकी विचारधारा क्या थी, कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहते थे। फिर जेल में एक दिन मिलने गए थे, कौन? एक मेहता करके व्यक्ति थे, वो मिलने गए थे, ठीक ना। मेहता मिलने गए तो भगत सिंह ने कहा, किताबें लाए हो मेरे लिए? तो कहें कि आज तुम्हारी शाम को फांसी है, तुमको किताब की लगी है? तो कहें मुझे पढ़ना है। क्रांतिकारी एक दूसरे क्रांतिकारी की किताब पढ़ते थे, लेनिन के विचार पढ़ रहे थे उस समय। देखो, भगत सिंह हमेशा पढ़ते थे, जेल में भी रह करके वो पढ़ते थे। तो कहें कि आपको तो आज की फांसी की सजा है, तो भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे कि फांसी हो जाएगी तो इससे क्या फर्क पड़ता। उन्होंने कहा कि मैं मर करके दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को, कि जब हम जैसे लोग मर सकते हैं तो आम जनता भी देश के लिए मरना सीख ले। उसके बाद भगत सिंह की फांसी की सजा पता है, या 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा का प्रावधान करते हैं। लेकिन जनता में एक अलग तरीके का माहौल बन जाता है, सारी जनता एकजुट हो जाती है। तो अंग्रेजों को लगा कि शायद फांसी की सजा को टालना ना पड़े, इस वजह से भगत सिंह को एक दिन पहले शाम को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 इतिहास में पहली ऐसी फांसी है जो समय के विपरीत दी गई। ने शाम को कभी फांसी नहीं दी जाती है। और भगत सिंह को फांसी भी दे दी गई। उसके बाद उनके माता पिता को मिलने भी दिया नहीं गया। लास्ट समय उनका जो शरीर था, पार्थिव शरीर, उनको भी नहीं सौंपा गया कि उनके माता पिता कम से कम आएंगे तो मिल लेंगे। तो एक जेल में व्यक्ति रहता था, उसका नाम था चरण सिंह। जैसे ही गुटखा लेकर के गया, किस चीज का, मतलब जो होता है ना सिख का, ठीक ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के किताब लेकर के गया, छोटा सा गुटखा टाइप में। कहा कि भगत सिंह से आप किताब ले लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए। तो भगत सिंह ने कहा कि अब लास्ट टाइम में मगर भगवान को याद करूंगा ना तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे, कहेंगे जीवन भर तो मुझे याद किए नहीं, जब मरने का समय है तो ये डर रहे हैं, इस वजह से मुझे याद किए। तो भगवान के लिए उन्होंने कहा कि मैं लास्ट समय में नहीं याद करूंगा। तो वो जो चरण सिंह थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो कहा आप क्यों परेशान हैं? तो कहीं आपने तो हजारों लाखों क्रांतिकारियों को फांसी होते देखा है। तो उन्होंने एक बात बहुत बेहतरीन बोली थी भगत सिंह के लिए। उन्होंने कहा, ना बेटा तुम्हारे जैसा कोई आया है ना कोई आएगा, जिसके मन पे दिलों में सिकन तक नहीं थी, एक भी डर नहीं था। उनकी माता जब मिलने आई ना तो माता ने कहा कि बेटा मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। तो कहें क्या माता, क्या कहें? तो कहें बस वही इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का अपनी सेल से जैसे ही बोले इंकलाब जिंदाबाद, वैसे ही पूरे जेल के हर कैदी के मन में इंकलाब जिंदाबाद। अब जब लास्ट में जैसे ही फांसी की सजा होने को आई ना 23 मार्च 1931 की शाम को, तो सब लोगों को लगा कि कोई भगत सिंह का अगर एक पेन मिल जाए, भगत सिंह की डायरी मिल जाए, भगत सिंह की कोई चीज मिल जाए तो ले लिया जाए। उसके पहले देखो, भगत सिंह के बारे में तो हो गया, बटुकेश्वर दत्त भी बम फेंके थे ना, तो उनको फांसी की सजा नहीं हुई थी, उनको काला पानी भेज दिए थे। काला पानी का मतलब सेलुलर जेल ना, सेलुलर जेल भेज दिए। किसको भेजे? बटुकेश्वर दत्त को, यानी बीके दत्त को ना। बटुकेश्वर दत्त को कहां भेज दिए? काला पानी। तो भगत सिंह जैसे ही बटुकेश्वर दत्त अलग हुए ना, उसी दिन कहें जैसे अलग होते हैं ना, अभी आप लोग इंटर जैसे पास होते हो तो डायरी लिखते हो ना, तो भगत सिंह क्या किए, एक जेल डायरी लिखते थे, उसको जेल डायरी कहते हैं, ठीक ना। पेज नंबर 67, ठीक ना, पेज नंबर 67 मतलब 67 पेज पे बीके दत्त के साइन ले लेते हैं, बटुकेश्वर दत्त की, ठीक ना। बीके दत्त करके साइन है। और वो डेट कब थी जब मिले थे? 12 जुलाई 1930
30 को लास्ट टाइम मिलते हैं। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त कहाँ चले जाते हैं, काला पानी की सजा हो जाती है और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। लाहौर के पीछे वाले गेट से कि जनता सामने खड़ी है, कहीं इनकी लाश को लेकर के या इनके पार्थिव शरीर को लेकर के कहीं बवाल ना मचा दे, ठीक ना, एक नया क्रांति ना हो जाए। इस वजह से भगत सिंह को और सुखदेव, राजगुरु तीनों लोगों के शरीर को पीछे के गेट से निकाल करके, सेंट्रल जेल थी लाहौर की, पीछे के गेट से निकाल करके ले गए फिरोज।